चारों तरफ काला और घना अंधेरा और ना ही कहीं आसमान में चांद या तारे नजर आ रहे थे। बादलों की गरज और तड़कती बिजलियों की चमक और उस पे बढ़ती हुई तेज मूसलाधार बारिश आज ना जाने कि उस शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर रही थी। मूसलाधार बारिश और तेज तूफानी हवाओं के चलते मेरी नानी के गांव में आज बिजली भी नहीं थी। कोठी नुमा मेरे नानी के बड़े से घर में सन्नाटे और काले अंधेरे ने डेरा डाल रखा था। बादलों की गरज और बिजलियों की चमक ने खिड़की के बाहर एक अलग ही समा बांध रखा था और उस पे मुझे जैसे तैसे बहुत देर बाद तो नींद आई थी। मेरे सोने के कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पैरों पे कोई रेंग रहा है, कोई कीड़ा या कुछ अजीब सा। और वो जो कुछ भी था उसके रेंगते हुए मुझे चुभन का एहसास भी हो रहा था। लंबे सफर और थके हुए होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब वो चुभन मुझे ज्यादा होने लगी तो मेरे नींद की बेहोशी थोड़ी थोड़ी घटने लगी। पता नहीं क्यों जो मेरे पैरों पे रेंग रहा था उसके रेंगने का एक मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था और इस वजह से मेरी नींद खुल गई। नींद खुल जाने की वजह से जब मेरी आंखें खुली तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने मेरी आंखें खोली हुई है, क्योंकि मेरे कमरे में एकदम काला और घना अंधेरा था। यहाँ तक कि मैं अपने हाथों और पैरों तक को नहीं देख पा रहा था। तभी ही एक जोरदार चुभन मेरे पैर के अंदर तक उतर गई और मैं दबी हुई सिसकियों के साथ उठ के बैठ गया। और जैसे ही मैं उठ के बैठा ही था कि मुझे वहां से कुछ तुरंत ही हटने का एहसास हुआ। लेकिन मैं उस बात को नजरअंदाज करते हुए उस जगह को सहलाने लगा जहां पे मुझे वो चुभन हुई थी। मैंने जैसे ही उस जगह पे हाथ लगाया तो मुझे कुछ रिसने का एहसास हुआ और मैं समझ गया कि वो मेरा खून ही बह रहा है, क्योंकि वो चुभन मेरे मांस के अंदर तक उतर गई थी। फिर मैं अपनी जगह से उठकर चिराग की ओर जाने लगा, लेकिन मैं जैसे ही अपनी जगह से उठा ही था कि किसी ने मुझे बेड पे वापस ढकेल दिया। और इस बात से मैं काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उस कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैं ये सोच ही रहा था कि किसने मुझे ढकेला होगा, तभी बाहर जोरदार बिजली कड़की और उसकी रोशनी मेरे खिड़की के अंदर मेरे बेड तक आई थी। और इस बिजली के एक पल की रोशनी में मैंने किसी का साया देखा और वो साया मुझसे ठीक 5 फीट की दूरी पे खड़ा था। उस साये की आकृति औरत की तरह लग रही थी। तभी मैंने पूछा, कौन नानी? लेकिन सामने की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं ये सोचने लगा कि नानी के सिवा तो हमारे घर में कोई औरत है ही नहीं और इस वक्त नानी के सिवा मेरे कमरे में कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि घर में उस वक्त कोई था भी नहीं। रात के 9 बजे ही सारे नौकर अपने घर चले जाते हैं और उन नौकरों में भी कोई महिला नहीं थी। और फिर मैंने दोबारा पूछा कि कौन नानी? ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी कि मैंने 2 बार आवाज दिया और सामने से कोई जवाब नहीं आया। और ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर अब नेगेटिव सा एहसास होने लगा था, क्योंकि सामने खड़ी उस औरत का कोई जवाब आने के बजाय घूं घूं करने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। और वो अजीब सी आवाजें मेरे पूरे कमरे में गूंजने लगी और वो अजीब सी आवाज सुनकर मेरे अंदर सिहरन सी दौड़ गई। मैं चाह के भी आगे कुछ पूछ नहीं पा रहा था। तभी उस औरत की भारी और गहरी दिल दहला देने वाली आवाज मेरे कमरे में गूंजी। क्या तुझे कुछ और पूछना है? ये भारी और गहरी आवाज सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस बात का मुझे डर लग रहा था आखिर वो बात मेरे सामने आ ही गई थी और मैं अपने बिस्तर पे बैठे बैठे कांपने लगा। मेरा गला सूखता जा रहा था और उस सर्द के मौसम में भी माथे पे पसीना उभर आया था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कौन है और मुझे वो कोई सामान्य औरत नहीं लग रही थी। मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था कि मेरी आंखों में एक चमक पड़ी और मेरी आंखें चौंधियां गई। दरअसल वो चमक एक बड़े से चाकू की थी, जिसकी चमक अभी बिजली की रोशनी से मेरी आंखों में पड़ी थी। मेरी आंखों के चौंधियाने के बाद जब मैंने आंख खोल के देखा तो वहां उस औरत का साया नहीं था, क्योंकि उस वक्त बिजली लगातार चमके जा रही थी, लेकिन वो साया उस जगह पे नहीं था।
मैं अपने कमरे में चारों ओर देखने लगा, लेकिन वो औरत मुझे कहीं नजर नहीं आई, या वो साया मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो मैं एक गहरी और लंबी सांस खींचते हुए बोला कि चलो उस बला से छुटकारा तो मिला। लेकिन मैं सरासर गलत सोच रहा था, क्योंकि अगले ही पल मैंने कुछ ऐसा महसूस किया कि मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। ये मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि मेरे पीछे कोई बैठा है और उसकी सांसों की वो ठंडी आती जाती हवाएं मेरे कानों पे स्पर्श कर रही थी। मैं तो पहले से ही काफी ज्यादा डरा हुआ था और तभी बादल की एक जोरदार गरजने की आवाज आई। बादल के उस जोरदार गरज और उसके मेरे पीछे बैठे हुए उस एहसास ने मेरे दिल की धड़कन को अपनी जगह पे ही जमा दिया था। मेरी सांसों का आना जाना जैसे बंद ही हो गया था और मैं अपने सीने पे हाथ रख के जोर जोर से सांसें लेने की कोशिश कर रहा था। और तभी मैंने देखा कि मेरे सर के पीछे से एक हाथ मेरी आंखों के सामने आके रुक गया। उस हाथ को देखकर मेरा मन एकदम विचलित सा हो गया था, क्योंकि वो हाथ एकदम काला था और उसकी चमड़ियां उधड़ी हुई थीं। उसके वो काले लंबे और नुकीले नाखून को देखकर मैं अपनी जगह एकदम जम सा गया था। मैं अपने आप को वहां से हटाने और हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी शक्ति ने मुझे वहीं पे जकड़ रखा है। एक एक करके मेरी सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी और मैं बुरी तरह हैरान था कि मेरे इतनी ताकत और जोर लगाने के बावजूद भी मैं अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। और तभी उसकी वो डरावनी और दबी दबी हंसी मेरे कानों में टकराने लगी, और वो हंसी इतनी डरावनी और खौफनाक थी कि मेरा शरीर एकदम ढीला पड़ गया, जैसे मेरे शरीर की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो और मेरे अंदर किसी भी तरह की शक्ति नहीं रह गई थी। और जो पंजा अब तक मेरी आंखों के सामने रुका था, उस पंजे ने मेरे गले को दबोच लिया और मेरी सांसों का आना जाना भारी होने लगा। मेरा दम घुटने की वजह से मैं छटपटाते हुए अपने पैरों को पटक रहा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस औरत की वो दिल दहला देने वाली हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसने मेरे सर को पीछे की ओर खींचा और हाथ में पकड़े उस लंबे से चाकू को हवा में उठा लिया। और तभी मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें अब मेरा साथ छोड़ के जाने वाली है। और तभी मेरे कानों से एक आवाज टकराई कि जैसे मेरे कमरे का किसी ने दरवाजा खोला हो, और उसके लंबे लंबे भागते हुए पैरों की आवाज मैं साफ साफ सुन पा रहा था। और उन पैरों की आवाज आके मेरे बेड के पीछे रुक गई और मेरी बड़ी और फैली उन आंखों में कुछ धूल जैसा पड़ा। मैं अपनी आंखों को तुरंत ही बंद कर लिया और साथ ही साथ मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि उस आत्मा की वो पकड़ अब ढीली पड़ती जा रही है। और फिर किसी के दर्दनाक चीखने की आवाज मेरे कमरे में गूंजने लगी और उस दर्दनाक चीख की आवाज से मेरे कमरे की दीवारें तक दहल गई थी। उस औरत की दर्दनाक चीख इतनी ज्यादा तेज थी और इतनी भयावह थी कि मैं अपने कानों पे हाथ रखे हुए था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे कान का पर्दा भी फट जाएगा। और तभी वो आवाज सन्नाटे में बदल गई। फिर धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था और बगल में बैठी मेरी नानी मेरे सर के बालों को सहला रही थी। और जब मेरी नानी ने मुझे होश में आता हुआ देखा तो उसके उदास चेहरे पे एक मुस्कान खिल गई। तब मैं अपनी नानी से पूछने लगा कि रात में वो सब क्या था और मैं यहाँ कैसे आया। तो नानी ने मुझे बताया कि मुझे प्यास लगी हुई थी और मैं रसोई की ओर पानी लेने जा रही थी। तभी मुझे तेरे कमरे से किसी के कसमसाने की आवाज आ रही थी और मैं उस आवाज को सुनकर वहीं रुक गई और मैं समझ गई कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे नौकरों के साथ कई बार ऐसा हो चुका है। इसलिए वो सारे के सारे रात के 9 बजे ही अपने घर चले जाते हैं। और मैं भागते हुए घर के उस छोटे से मंदिर के पास गई और वहां से भभूत उठा लाई और मैं तुरंत ही तेरे कमरे का दरवाजा खोल के अंदर घुस गई। वो आत्मा मुझे कहीं दिख तो नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने तुझे देखा कि तू बेड पे पड़ा तड़प रहा है तो मैंने उसी ओर भभूत को हवा में उड़ा दिया और फिर वो आत्मा वहां से चीखते और चिल्लाते भाग गई।
और जैसे ही तुम उस आत्मा की कैद से आजाद हुए, तुम बेहोश पड़ गए और मैं तुमको यहाँ गांव वालों की मदद से अस्पताल ले आई। मेरे नानी का वो बड़ा सा घर गांव के बाहर था और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि मेरे नानी के घर के कुछ दूर आगे ही एक शमशान भूमि भी थी। लेकिन मेरी नानी ने बताया कि उनके साथ कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी नानी से पूछा कि ऐसा क्यों? फिर मेरी नानी ने बताया कि वो आत्माएं चुड़ैलें या पिशाच हो उसी पे हमला करती हैं जिसका दिल कमजोर होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में।